हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संसदीय समितियां। हम लोग ये जानेंगे आज कि संसद में कितनी समितियां बनाई जाती हैं और उन समितियों के कार्य क्या-क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो भारत में नई संसदीय प्रणाली की जो शुरुआत हुई है वो 1991 से हुई है। संसदीय लोकतंत्र में संसद के मुख्य दो कार्य होते हैं। पहला कानून बनाना, दूसरा सरकार की कार्यात्मक शाखा के निरीक्षण करना। संसद के इन्हीं कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए संसदीय समिति को एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। संसद का दो काम होता है, ठीक है। इसमें बनाना है, पहला कानून बनाना होता है और दूसरा जो होता है सरकार जो काम कर रही है उसका निरीक्षण करना कि सरकार जो काम कर रही है वो कैसा कर रही है। इसलिए जब भी संसद का सत्र चलता है तो उसमें जो सरकार द्वारा किया गया काम होता है उस पर आवाज़ उठाई जाती है कि ये काम गलत हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है, सही हो रहा है। जो काम गलत हो रहा है उस पर आप जांच बैठाइए। तो वो समितियां आपने लगाई उसमें, तो वो समितियां ऐसी हैं जो बनाई जाती हैं, कुछ बनी हुई हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो भारत में जो समितियां बनती है ना, वो किसकी सिफारिश पर बनती है? तो वो संसद के नियम समिति की सिफारिश पर बनती है। नियम समिति सदन के कार्यविधि और कार्यवाही के संचालन में संबंधित मामलों पर विचार करती है और नियमों में संशोधन या संयोजन की सिफारिश करती है। जो नियम बने होते हैं उनको, जो नियम समिति है, नियम समिति वो देखती है, उसके बाद उस पर सोचती है कि इसमें संशोधन हो सकता है या इस पर या कुछ बदलाव किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है या इसको निरस्त किया जा सकता है। लोकसभा समिति में स्पीकर जो समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, देखिए लोकसभा के जो समिति होते हैं ना, सभापति होते हैं, वो सभी समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं और जितने भी समितियां होती हैं वो सब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। के पदेन अध्यक्ष होते हैं समेत 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा समिति के राज्यसभा में अध्यक्ष समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं और इन सदस्यों की कुल संख्या का 16 होता है, ठीक है। अगला है, संसदीय समिति प्रणाली में प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियां को कार्य करना शुरू किया है? तो ये कितने समितियां हैं? तो ये 17 समिति कार्य करना शुरू की हैं। कब? शुरुआत में 13 अप्रैल 1993 से। वर्तमान में कितनी है? 24 समितियां हैं इसमें, ठीक है। तो 12 अप्रैल 1993 को 17 समिति का गठन किया गया। जुलाई में 2004 नियम में संशोधन किया गया ताकि ऐसी ही 7 और समिति नई बनाई जा सके। इस प्रकार इन समितियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 24 हो गई है, ठीक है। तो वर्तमान में समिति कितनी है? 24 हो गई है। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो संसद में स्थायी होती हैं, तदर्थ होती हैं और तो स्थायी भी होती हैं और तदर्थ भी होती हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा होगा। स्थायी जो है वो हमेशा चलन में होती हैं, ये 1 साल के लिए गठन होता है, वो कोई ना कोई काम के लिए हमेशा लगी होती हैं। और तदर्थ समिति जो है ये जिस काम के लिए बनाई जाती है, बनती है, अपना काम किया, रिपोर्ट पेश किया और ये समिति खत्म, ठीक है। तो ये 2 समितियां होती हैं। स्थायी समिति हमेशा समिति होती है जिसका नाम भी रखा गया, हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, ये तीनों जो है ये स्थायी समिति है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तो जो तदर्थ समिति में आता है वह है याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और आवास समिति, ये भी तीनों, और प्रवर समिति, ठीक है। तो ये इन तीनों में से कोई नहीं है और चौथा जो है ये प्रवर समिति हमारा हो जाएगा। कौन सा? तदर्थ समिति प्रवर समिति है। प्रवर समिति तदर्थ समिति है। तदर्थ समिति वह समिति होती है जिसे किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए अस्थायी रूप से गठित किया जाता है। मैंने बताया ना कि तदर्थ समिति को स्थायी अपना सिर्फ एक काम करने के लिए इसको समिति बनाई जाती है। काम खत्म, समिति खत्म। अगला है, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो स्थायी मितव्ययिता समिति जो है ये प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। प्राक्कलन समिति यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्यय अनुमान की जांच पड़ताल करती है। यह स्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है और उसके आलोचना या सुझाव सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाती है। मतलब ये देखती है कि जो सरकार फिजूल खर्ची जो खर्च कर रही है वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस किस काम में लग रहा है। अगर सरकार फिजूल खर्च कर रही है
उस पर रोक लगाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्राक्कलन समिति है इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं और जो सदस्यों की संख्या 30 होती है, ये भी हमेशा ध्यान देना है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो अभी मैंने बताया कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। 30 सदस्य होते हैं और इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं होते, जिसकी एक शर्त के लिए इसे गठन किया जाता है। संसदीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति होती है? अभी मैंने बताया कि लोकसभा की समिति होती है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो जो सबसे बड़ी समिति है ना संसदीय समिति, वो प्राक्कलन समिति ही है, ठीक है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये लोकसभा के सिर्फ सभी होते हैं। अगला देखते हैं, प्राक्कलन समिति का क्या अर्थ है? तो प्राक्कलन समिति का अर्थ है अर्थव्यवस्था में संगठनात्मक एवं प्रशासनिक सुधार के तरीकों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। नहीं, ये नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही। संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप में के विषय पर सिफारिश करना, ये भी सही है, यानी बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों में चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वो सिर्फ लोकसभा के होते हैं, ठीक है, बाहरी सदस्य नहीं होते उसमें, मतलब बाहरी मतलब राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। और जो भी इस समिति में जो सदस्य होते हैं वो मंत्री नहीं होते, जो नॉर्मल विधायक होते हैं ना, सांसद होते हैं, वही समिति में चुने जाते हैं। क्योंकि हर मंत्री को मंत्रालय मिलता है, तो मंत्रालय में मंत्री को ही अगर चुन दिया जाएगा तो चोर चोर की रखवाली कैसे करेगा? हालांकि बात तो वही है। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का सदस्य मैंने बताया कि प्राक्कलन समिति है जिसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते? फिर वही सवाल आ गया, तो प्राक्कलन समिति है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। अगला है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो भारत में जो पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था ना, वो 1950 में हुआ था, ठीक है। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति गठन 1950 में किया गया था। यह समिति बजट प्रक्रिया को सुचारू बनाने और वित्तीय प्रबंध सुचारू करने के लिए काम करती है। अगला है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22। इन 22 में से 7 होते हैं राज्यसभा से और 15 होते हैं लोकसभा से, ठीक है। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा से क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो मैंने अभी बताया 15 और 7 होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। बिल्कुल, संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, नहीं कि सिर्फ लोकसभा से, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्यों के ही लिया जाता है? नहीं। राज्यसभा के सदस्यों को ही लिया जाता है? नहीं। 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य राज्यसभा के लिए जाते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, भारत में संसदीय समिति में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितता पर निगरानी रखने के लिए रखने वाले कुत्ते का काम करती है? तो ये जो निगरानी रखने वाली काम होती है ना विभाग पर, ये काम होता है लोक लेखा समिति की। हर विभाग को देखते रहता है आंख फाड़ के कि कौन क्या कर रहा है, कौन घूस खा रहा है, कौन घपला कर रहा है, कौन ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, कौन कम पैसा खर्च कर रहा है, कौन का अपना काम कर रहा है, कौन अपना काम नहीं कर रहा है, कौन को देखता है? ये लोक लेखा समिति देखते हैं, जिसे रखवाला कुत्ता कहा जाता है। अगला देखते हैं, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो अभी हमने बताया कि 7-15 होते हैं, 7 एक में 7 होते हैं, एक में 15 होते हैं, तो ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल सही होगा। राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 15 होते हैं। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो कौन सी समिति कार्य करती है? तो ये लोक लेखा समिति काम का कार्य करती है। भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक होते हैं, उनके प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति कार्य करती है। अगला देखते हैं, परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? ये जो लोक लेखा समिति है ना, लोक लेखा समिति में ही विपक्ष दल के जो सदस्य होते हैं इनको ही अध्यक्ष बनाया जाता है, ताकि
जो सत्ता में है उनको निगरानी करे कि ये कौन सा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मनमानी जो मनमाना आ रहा है वही कर रहे हैं। उन पर लगाम लगाने के लिए लोक लेखा समिति को विपक्ष के नेता को बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं? तो प्राक्कलन समिति के जो जुड़वा बहन होती है वो कौन होता है? वो लोक लेखा समिति होती है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को दोनों को आपस का एक दूसरे का बहन कहा जाता है, बोले तो जुड़वा बहन। निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो जो सिफारिश करता है लागू होने वाला ना, ये लोक लेखा समिति करता है। भारत की समेकित निधि जो भी राज्यों के राजस्व सहायता जो होता है, इसके जो लागू होने वाला जो सिफारिश होता है वो लोक लेखा समिति करती है। ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ऑडिटर रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ऑडिटर रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? तो ये लोक लेखा समिति करती है। मतलब लोक लेखा समिति जो है ये देखती है कि जो नियंत्रक जो सीएजी है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, अब उसके काम पे निगरानी करती है। और जो ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ये भारत के मंत्रियों पे निगरानी करता है, जो ये काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, मतलब मंत्री सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए सीएजी बनाया गया है। और सीएजी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए लोक लेखा समिति बनाया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करेगी? तो लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपेगी। ठीक है, अगला है, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो ये वही हो जाएगा लोक लेखा समिति के। ठीक है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है ये मित्र इसके कौन है? लोक लेखा समिति मित्र है। और जुड़वा बहन कौन है? तो प्राक्कलन समिति इसका जुड़वा बहन है। ओके, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? विषयगत जो समिति कहते हैं वो होता है कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। ये तीनों जो है ये किस में आते हैं? विषयगत समिति में आते हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति में भी 15 सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में भी हमने जानते हैं कि लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो समिति होती है उसमें भी यही होता है, उसमें भी 15 और 7 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? तो कोई मंत्री किस में नहीं हो सकता? तो प्राक्कलन समिति के कोई भी मंत्री नहीं होना चाहिए। लोक लेखा समिति में भी कोई मंत्री नहीं होना चाहिए। मंत्री मतलब विधायक सांसद ही होंगे, पर इनके हाथ में कोई मंत्रालय नहीं होना चाहिए। ठीक है, सरकारी उपक्रम समिति। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा, क्योंकि ये सभी लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में जो भी जितने भी सदस्य होते हैं वो सब सांसद जाते हैं। तो मंत्री न होने का मतलब यही है कि वो मंत्री नहीं, मंत्री वो होते हैं जिनके हाथ में कोई मंत्रालय होता है, जैसे रेल मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, और सड़क विकास मंत्री हो गए, सेना मंत्री हो गए। इस तरह के जो मंत्रालय इनके हाथ में होता है वो मंत्रालय नहीं होना चाहिए, वो साधारण नेता होने चाहिए। जैसे एक सांसद होता है जिनके हाथ में कोई मंत्रालय नहीं है, वो बनते हैं इसके। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति के सदस्य यही बनते हैं। अगला देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति। ये नियम समिति के पदेन अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अगला देखते हैं। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो विधेयकों पर प्रवर समितियों के जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? इनमें से कोई नहीं, न 15 होगी, न 20 होगी, न 30 होगी। उनमें या तो 30 हो सकता है, एक तरह से 30 और 15 मिलाकर कुछ सब मिलाकर 45 होते हैं इसमें। ठीक है, प्रवर समिति, इस समिति का गठन लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए अलग अलग एक साथ ही भी किया जा सकता है। अलग होने की स्थिति में संख्या
30 संयुक्त होने की स्थिति में 45 होती है, ठीक है। लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15। तो प्रवर समिति की संख्या जो है वो 45 होती है, ठीक है। ये हमेशा याद रखें, प्रवर समितियों की संख्या कितनी होती है, 45 होती है, 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें लोकसभा के 10 और राज्यसभा के लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण में, ठीक है। अगला है संसद के समिति के सदस्य। संसद के समितियों के सदस्य अच्छा राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। राष्ट्रपति का इसमें कोई रोल नहीं होता भाई, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं हुआ। ऑप्शन बी है संसद में विभिन्न दल के नेता द्वारा नामांकित किए जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी नहीं है। अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, हाँ अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समिति के अध्यक्ष, समिति जो है वो अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से संसदीय समिति के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? सदस्यों की केवल नियुक्ति होती है, सदस्यों का केवल चयन किया जाता है, सदस्यों को केवल नामित किया जाता है, और चौथा है लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति द्वारा लाए गए तथा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है अथवा सदस्यों का चयन किया जाता है। तो ऑप्शन जो डी हमारा है यही बिल्कुल सही होगा। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर हमारा सामने ये रहा, संसदीय समिति को गठन का उद्देश्य है। तो संसदीय समिति का गठन का उद्देश्य क्या है? विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीक और उलझे हुए विधेयक पर विशेष रूप से विचार करना, संसद के सदस्यों विचारों पूर्वक विचार करना। तो उपयुक्त में जो सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। अगला देखते हैं, संयुक्त सदस्यीय संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति में होते हैं सदस्य कितने होंगे? तो इसमें 45 हमने पढ़ा था, 45 सदस्य होते हैं इसके। अगला है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की क्रमशः संख्या कितनी होती है? तो 30 और 45 होती है ना, सॉरी 30 और 15 होती है, 30 और 15 मिलकर 45 होती है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, कुल 17 संसदीय समिति में से कितने समिति के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो ये जो 11 होते हैं ना, 17 संसदीय समितियों में से 11 जो होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त प्रवर समिति जो होते हैं इसमें अभी हमने पढ़ा था कि 30 और 15 के होते हैं, तो ये 45 सदस्य हुए। संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की क्रमशः संख्या कितनी होती है? वही 30-45 होता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो जो समय का निर्धारण करेगी वो कौन करेगी? कार्य सलाहकार समिति करेगी, ठीक है। अगला देखते हैं 44 नंबर, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है सार्वजनिक उपक्रम समिति, मतलब भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षा जो है ये संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। अगला देखते हैं 45 नंबर, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्न में से कौन सी हैं? तो संसद की समितियां में तीनों हैं, लोक लेखा समिति भी है, प्राक्कलन समिति है और लोक उपक्रम समिति भी। तो ये तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है 3 में ही डी ही में हम तीनों आ गए, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ संसदीय समिति है, दूसरा तरफ कार्य है। प्रवर समिति जो है, प्रवर समिति का कार्य क्या है? तो वो बजट की समीक्षा करना तथा परिवर्तन को सुझाव देना। एक का 2 कहाँ है? एक का 2 डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। और उसके बाद बी का लोक लेखा समिति जो है वो सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च कहाँ हुआ वो ये पता करते हैं, और प्राक्कलन समिति जो है वो बजट विभागीय व्यय को जांच करते हैं।
तो प्राक्कलन समिति बजट का ध्यान देते हैं, और लोक लेखा समिति जो है वह सरकार पैसा कहाँ सही से खर्च कर रहा है इसके बारे में पता करते हैं, और प्रवर समिति जो है वो वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लोकसभा लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति जो है वो लोकसभा को ही अपनी रिपोर्ट सौंपती है। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा। संसदीय नियंत्रण का अंग, इसमें संसद नियंत्रण नहीं कर सके, नियंत्रण से बाहर है ये, क्योंकि इसे नियंत्रण से बाहर इसलिए रखा गया है ताकि इसको दबाया ना जा सके। ठीक है। अगला है, भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मैंने शुरू में ही बताया था कि लोक लेखा समिति और नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी भी कहते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के दोस्त माने जाते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। अगला है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रस्तुत करता है? तो संसद की कौन सी समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ये करता है लोक लेखा समिति। ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही तरह का टॉप 50 क्वेश्चन हमने कर लिया है। कल हम अगला पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जो कमी रहेगी उसमें कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।